हेलो स्टूडेंट्स, एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जी दोस्तों, ये हर परीक्षा में हर साल जरूर पूछता है, इसलिए इस प्रश्न को देखें और आसानी से सीखें। सबसे पहले अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए हम लोग बता दें कि जान लें कि कई तरह से प्रूफ किया जाता है। जैसे अगर कोई समीकरण दिया है तो LHS RHS बराबर किया जाता है, और अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे। तो हम लोग परिभाषा जो जानते हैं, अगर परिभाषा को गलत साबित कर दें, परिभाषा से गलत साबित कर दें, विरोधाभास साबित कर दें, तब हम इसे साबित कर सकते हैं। तो ये LHS RHS नहीं है। हम लोग इसके परिभाषा जो कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर विरोधाभास बताकर हम लोग साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मान लें, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि अगर परिमेय नहीं हुआ तो स्वतः अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है दोस्त? परिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या, मैं बता दूं, 3 बात उसमें जानना जरूरी है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 ना हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो, इतना सब लोग जानता है। बट एक बात जो जरूरी है वो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, वो मैं बता दूं। P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब ये है कि P और Q दोनों किसी से कटना नहीं चाहिए, दोनों किसी से भाग नहीं लगना चाहिए। जैसे 3/4, न 3 कट रहा है न 4 कट रहा है किसी से, इसी तरह से उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है। अब हम लोग आते हैं हल पे। तो जब ये √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 = P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, Q इधर आएगा गुना में, तो P = √5Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाएगा √5Q का स्क्वायर, इधर हो जाएगा P का स्क्वायर। ये हो जाएगा √5P का स्क्वायर 5Q, और ये हो जाएगा P स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहां पे समझना जरूरी है, Q जो है 5 से कट रहा है, Q जो है 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो ये जब 5 से कटेगा तो ये भी 5 से कटेगा, है ना। तो इसलिए P 5 से क्या है, विभाज्य है। 5, Q भी 5 से विभाज्य है, एवं Q नहीं, यहां दिखा देते हैं, चूंकि Q 5 से विभाज्य है। तो माना कि जब P 5 से विभाज्य है तो मान लेते हैं कि P जो है वो 5 के टाइम्स कट रहा है, P = 5K। हाँ फ्रेंड्स, मान लिया कि ये P जो है 5 से विभाज्य है, तो कितने बार विभाज्य है, K बार, इसलिए P = 5K। आप यहां देखिए, आपने माना था 5Q = P स्क्वायर, तो 5Q = P स्क्वायर। तो यहां पे अगर मान रख दें, P का मान रख दें 5K, तो क्या हो जाएगा,
5k का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 5q इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब ये 5 उधर लेके जाते हैं तो q इज इक्वल टू 5 बार में कट जाएगा 25/5 के स्क्वायर, ये 5 बार में कट जाएगा। तो चूंकि RHS 5 से विभाज्य है ना, q इक्वल टू क्या आया 5k स्क्वायर। चूंकि RHS 5 से विभाज्य है इसलिए LHS भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अतः Q भी 5 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। अभी मैंने देखा था ऊपर कि P 5 से विभाज्य है और अभी यहां जो देख रहे हैं Q भी 5 से विभाज्य है, अर्थात दोनों 5 से विभाज्य है। P और Q दोनों 5 से विभाज्य होने का मतलब हो गया कि P और Q का दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन परिभाषा क्या है परिमेय संख्या का कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, है ना। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा गलत हो गया। अतः ये क्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया। ये हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है, हर वर्ष। √5 की जगह क्या रहेगा, √2 रहेगा, √3 रहेगा। तब आप पूछेंगे कि तब कैसे हल करेंगे। कोई बात नहीं, सब वैसा ही होगा, केवल यहाँ पे P का जो मान हम लोग रखते हैं जितना से विभाज्य होता है। जैसे यहाँ P 5 से विभाज्य, Q 5 से विभाज्य हो रहा था तो P का मान 5 के रखे। अगर ये √3 होता तो ये 3 से विभाज्य होता तो हम P का मान 3 के रखते। अगर ये √2 होता तो Q 2 से विभाज्य होता, P भी 2 से विभाज्य होता तो P इक्वल टू 2k रखते, 2k रखते। इस तरह से कोई भी प्रश्न आए √2, √3 या √5 तीनों में से किसी को भी प्रूफ किया जा सकता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है प्लस और माइनस में जो दिए रहते हैं उसमें सर्वप्रथम ये प्रूफ करना होता है, उसके बाद बताना होता है कि रूट प्लस और माइनस वाला रूट अपरिमेय संख्या है या नहीं। समझ गए होंगे दोस्तों। हाँ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है दशमलव प्रसार। अब इससे भी क्वेश्चन रहता है परीक्षा में, देख लेते हैं। दशमलव प्रसार जो है वो 2 तरीका का होता है, या कहें 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शांत। दशमलव प्रसार का क्या मतलब है ये जान लेते हैं। दशमलव प्रसार का मतलब है कि अगर हम उसे दशमलव भिन्न में बदलना चाहें और अगर आगे भाग लगते लगते अगर वो कट जाता है या रुक जाता है या शांत हो जाता है तब उस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहेंगे। शांत दशमलव प्रसार शांत होगा। और जब वो नहीं कटेगा, चलते चला जाएगा, तब उसे हम अशांत कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है 10/5 2 बार में कट गया, पूरा कट गया। और लेते हैं 25/8 8 थी 24.1 तो 10 हो गया, 8 इकाई 8 तो 2 बचा तो 20 हो गया, 8 दूनी 16 तो 4 बचा तो 40 हो गया, 8 बचे 40। अब रुक गया तो ये क्या हो गया, शांत। दशमलव में आगे जाके क्या हुआ, रुक गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। लेकिन अब हम लोग लेते हैं 10/3। ये क्या होगा, 3 बार में लगेगा, बचेगा 1, फिर 3 बार में लगेगा, बचेगा 1, ये 1 बचते चला जाएगा और 3 बार में लगते चला जाएगा। ये क्या है, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो हम लोग भाग देकर कितना बताएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो इसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि अगर हर 2
या 5, 2 या 5 का गुणनखंड, 2 या 5 का गुणनखंड, केवल 2 या 5 होने चाहिए। अगर हर में, हर ध्यान देना है, हर में अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है, तो नीचे 2 या 5 के केवल अगर गुणनखंड आते हैं, गुणनखंड करने पर 2 या 5, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 7। और इसके अलावे अगर कोई एग्जाम अगर आ जाता है अंक, जैसे कि 3 है, 6 है और कोई भी है 7 है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? असाम। ध्यान यही रखना है, अगर हर नीचे 2 या 5 का ही गुणनखंड हो, या दोनों का, 2 या 5 या दोनों का गुणनखंड हो, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 24/7 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? कैसे पता चलेगा? नीचे देखना है, नीचे कितना है, हर कितना है? 7। तो 7 जो है वो तो एक ही अंक है, तो ऐसा ही पता चल रहा है कि इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बोलिए। हाँ, क्या होगा? अशांत। अशांत। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? कैसे पता चलेगा? ये जो हर है इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड है 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो चूंकि ये केवल 5 से बना है, केवल इसके गुणनखंड 5 आ रहे हैं, 5 के अलावे कोई नहीं है, अर्थात ये कितना भी बड़ा नंबर हो, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 7। और देख लेते हैं। सोलह ले लेते हैं। 123/16, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा? 16 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है। तो ऊपर जो भी हो, अंश में जो भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर देखना है। हर क्या है? केवल 2 से बना हुआ है, यानी कि हर के गुणनखंड केवल क्या है? 2 हैं, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। एक और मैं बता दूं, ये है 10। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है वाकई में आसान है, लेकिन कैसे समझना है? हर जो है वो 10, 2 और 5 से बना है, तो इसके गुणनखंड 2 हैं और 5 है, इसके अलावा कोई दूसरे अंक नहीं है, अतः ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। समझ गए होंगे दोस्त? बहुत ही आसान है। क्या याद रखना है कि अगर हर का गुणनखंड केवल 2, 5 या दोनों से बना हुआ आता है, केवल 2 और 5 और उन दोनों से, 2 और 5 दोनों से बना हुआ आता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बाकी सारे संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में बदलना। तो सबसे पहले जान लिया जाए कि दशमलव प्रसार को हम लोग P/Q के रूप में कब बदल सकते हैं। तो 2 तरह का बात है, आवर्ती एवं अनावर्ती। इसे आप समझ रहे हैं? नहीं, आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। अगर दशमलव के बाद रिपीट करता हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 3.3333, तो ये रिपीट कर रहा है, अर्थात इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार या 3.3 रेकरिंग। इसे इंग्लिश में रेकरिंग कहते हैं, है ना। तो ये जो है आवर्ती, रिपीट कर रहा है। अगर ये रिपीट ना करे, जैसे 1.01 001 0001 00001 सो ऑन, तो ये क्या होगा? अनावर्ती। तो यही ध्यान देना है
कि अगर वो आवर्ती है ना, शांत, अगर दशमलव प्रसार शांत और आवर्ती, शांत और आवर्त, शांत हो या आवर्ती हो, शांत या हो आवर्ती हो, तब उसे हम P बटा Q में बदल सकते हैं, तब उसे हम लोग P बटा Q में बदल सकते हैं। लेकिन अगर वो दशमलव प्रसार अशांत प्लस अनावर्ती दोनों, तब उसे हम लोग P बटा Q में नहीं बदल सकते हैं। इसे बदल सकते हैं और उसे नहीं बदल सकते हैं। अशांत और अनावर्ती, ध्यान देना है, अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, तब हम उसे P बटा Q में नहीं बदल सकते हैं। परीक्षा के ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनमें से किसे P बटा Q में बदला जा सकता है ना। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा और या आवर्ती होगा, तो उसे हम P बटा Q में बदल सकते हैं। अगर दशमलव प्रसार अशांत है और साथ ही साथ अनावर्ती भी है, तब उसे हम P बटा Q में नहीं बदल सकते। समझ गए होंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे परीक्षा में कई बार आ चुका है प्रश्न, वो है दोनों संख्याओं और उनके एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। दो संख्या जो दिया हुआ है और उनके जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं, दोनों में क्या संबंध है। तो फॉर्मूला है या कहें संबंध है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब उनके लस और मस, मैं हिंदी कर देता हूं, उनके लघुत्तम समापवर्ग और महत्तम समापवर्ग दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान ले पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a गुना b उनके क्या होंगे, एलसीएम, एलसीएम किसके, एलसीएम ए बी के, और एचसीएफ किसके, एचसीएफ ए बी के, दोनों के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही जो है इसी पर आधारित, इसी फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। क्या आता है, आता है कि दो संख्या दिया रहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम दिया हुआ है और एक संख्या, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना होगा। पहली संख्या अगर दिया हुआ है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, है ना। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बी को हम लोग इधर ही छोड़ देंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ, और ए जो दिया हुआ है वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, दोनों के गुणनफल को पहली संख्या से भाग दे देना है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको पूरा शुरू से समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। दो संख्या लेते हैं 50 एवं 75, देखते हैं, आसान है ना। पहले दोनों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। 2 से 25, 5 5 और 5 से 1, 75 का हो गया 3 से 25 और 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो 50 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 2 इंटू 5 स्क्वायर, और 75 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 यानी 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो एलसीएम हो गया कितना, पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि दोनों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जो नहीं देखा है वीडियो, मैं उनके लिए फिर से एक बार समझा दूं। दोनों में जो मिल रहा हो यानी उभयनिष्ठ हो, उसका छोटा वाला घात लेंगे। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है, दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, 5, तो छोटा तो कोई है नहीं, क्या है, दोनों बराबर है, तो 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 25, यस 25। तो एचसीएफ क्या हो गया, 25। अब एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में हो या ना हो उसका बड़ा वाला घात लेना है। तो दोनों में कौन नहीं है, 2 नहीं है, इसका तो एक ही है घात, तो एक ही लेते हैं। फिर इसमें 3 है और इसमें नहीं है, उसका भी घात एक ही है। और जो दोनों में है उसका भी लेना है, बड़ा वाला घात लेना है, तो बड़ा तो कोई है नहीं, बराबर है,
तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो 2 5 5 25 दूना 50 दिया 150, यानी कि 2 3 6 6 5 30 और 30 5 150, 150। मैं 5 ठीक से लिख देता हूँ 150। तो इस तरह से लघुत्तम कितने आ गए 150 और महत्तम कितने आ गए 25। पहली संख्या क्या था 50, दूसरी संख्या क्या था 75। अब मैं इस फॉर्मूले पे सॉल्व करके देखता हूं, है ना। क्या है ए बी यानी 50 गुने 75, ठीक है, चेक कर लो, है ना। 5 5 25 के 5 बचा 2, 7 5 35 और 2 37 50 होगा, है ना। अब मैं उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करता हूँ। एलसीएम कितना था 150 और एचसीएफ कितना था 25। 150 और 25 को गुना करता हूँ, है ना। तो 25 25 25 से बचा 12, 25 और 12 37। देखो दोनों आ गया, ये दोनों संख्या है, फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है ना, सेकेंड नंबर है। और ये क्या है एलसीएम है और ये क्या है एचसीएफ है। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, दोनों क्या है बराबर, दोनों क्या है बराबर, इसलिए ये क्या हो गया ये फॉर्मूला जो है वो प्रूव्ड हो गया। मैंने एग्जांपल से इसे प्रूव करके समझा दिया, है ना, कि दो अगर संख्या लें और दोनों का लघुत्तम और महत्तम निकालें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो दोनों के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो इस तरह से दोनों जो है वो बराबर हो गया। अब इसमें से कोई एक संख्या दिया हो, जैसे कि ये 50 दिया हो और ये 75 ना दिया हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये इस फॉर्मूले पे रखेंगे, है ना। एलसीएम कितना आया था 150 और एचसीएफ कितना आया था 50 और पहली संख्या क्या है 50 25 था। एलसीएम कितना था 25 था, एचसीएफ कितना था 25 था, हाँ। तो 50 से ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, और 25 दिया कितना आएगा 75। तो आ गया, दूसरी संख्या जो मैंने क्या लिया था 75 लिया था, वो यहाँ पर निकल के आ गया। तो इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, है ना। एक संख्या दिया हो, दूसरी संख्या मालूम करना हो, लघुत्तम महत्तम को गुना करना है, पहली संख्या से भाग दे देना है। या फिर अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप मेन फॉर्मूला यूज कीजिए और मेन फॉर्मूला से ही बनाइए, है ना। जब भी कभी कुछ निकालना हो मेन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, सारा फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। अच्छा ही आ जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर ये मैथ आपके लिए सच में लगता है कि नंबर देखे जाएगा, तो आप मेरे एसआर कोचिंग को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।